नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम सुसागर प्रखंड के उल्हे गांव में हैं और यहाँ पर 150वीं बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है। और झारखंड से डाल्टनगंज का जो भंडरिया विधानसभा है, वहाँ के उम्मीदवार जो आज़ाद हिंद फौज के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे उनका आगमन हुआ है। उनसे बात करें। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और चूंकि आप आज बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आज इस उल्हे गांव में आकर के जो हमारे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप झारखंड से चलकर रोहतास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोहतास और आज है रोहतास ये बिहार में, लेकिन आज के 24 साल पहले भी बिहार और झारखंड एक ही थे। और हमारे लोग यहाँ कई वर्षों से इस धरती पर रहते आए हैं, लेकिन हम लोगों का एक संपर्क ऐसा नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ आकर के अपने लोगों के बीच आकर के अपनी हिस्सेदारी और साझेदारी की बात करें। लेकिन आज ये सौभाग्य की बात है कि 150वीं जयंती के अवसर पर, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हम सभी को यहाँ एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मंच के जरिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज ये संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम कैसे एक साथ एक जगह मिलकर संगठित होकर के, अगर हम दूर दूर हैं भी, लेकिन हमारे बीच कैसे कम्युनिकेशन बने, उसके लिए हमको क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करनी है, कैसे आयोजित करनी है, कैसे एकजुटता बनाना है, संगठन को कैसे एक साथ लेकर के चलना है, वो हम प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हम लोग संघर्ष करने का भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने संघर्ष करके अपने धरती को, जल जंगल जमीन को बचाया, हम सभी में भी वो ऊर्जा आए कि हम लोग भी जब बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ करके इस धरती को बचाया, हमें भी वो शक्ति मिले और हम भी संघर्ष करके अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करें जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और संगठित होकर के संघर्ष करें, ताकि अपने समाज को कैसे आगे लेके जा सके। ये हम उद्देश्य आज लेकर के आए हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, अभी वहाँ के प्रत्याशी है, आपके चुनाव वोटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है वहाँ का मुख्य मुद्दा क्या है झारखंड? देखिए, हर जगह का मुद्दा है अभी देखा जाए तो बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। चूँकि हम झारखंड से हैं और झारखंड एक ऐसे राज्य है जहाँ पर हर तरीके का खनिज संपदा उपस्थित है, मौजूद है उस धरती पर। वहाँ से खनिज संपदा बाहर के राज्यों में लेके जाया जा रहा है, विदेशों में लेके जाया जा रहा है, लेकिन झारखंड आज भी गरीब का गरीब है। तो अगर झारखंड को सही तरीके से और संचालित करने वाला कोई अगर नेता पैदा हो जाए, झारखंड को बेहतर तरीके से अगर संचालित करने वाला पैदा हो जाए, तो झारखंड में रोजगार की कमी नहीं होगी। झारखंड ऐसे ही खनिज संपदा वाला राज्य है, उसको ज़रूरत है एक मैनेजमेंट स्किल वाले नेतृत्व की, ताकि वो हर तरीके से, अभी देखेंगे आप जहाँ पे हम जिस डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में, वहाँ के अधिकतर लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर झारखंड परिपूर्ण है हर तरीके से, तो आपको वहाँ पे ही कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी लगानी चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्री खोलनी चाहिए ताकि हजारों लोग वहाँ पे काम कर सके। लेकिन आज फैक्ट्रियाँ है भी तो काम कौन कर रहा है? टेक्निकल युग है, वो सारी मशीनें काम कर रही है। तो ये चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड के उन क्षेत्रों में, खासकर विधानसभा, हमारे विधानसभा में वो चीज़ें स्थापित हो। ऐसे बंद फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, उनको स्टार्ट किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो सबसे बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन सी सरकार है, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, दोनों ही सरकारें जो है कहीं ना कहीं झारखंड को लूटने का प्रयास किया है। अगर झारखंड, आप जानते हैं कि हर तरीके से खनिज संपदा में परिपूर्ण है, तो फिर वहाँ के लोग बेरोजगार क्यों हैं? वहाँ के लोग आज भी दबे कुचले क्यों हैं? वहाँ के लोग आज भी गरीब क्यों हैं? मतलब आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और झारखंड की धरती को, झारखंड के खनिज संपदा को लूट करके दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं और दूसरे राज्य को अमीर बना रहे हैं। हमारा झारखंड राज्य आज गरीब है, तो जिम्मेवार दोनों ही लोग हैं जी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो रोजगार का पिटारा खोलते हैं जहाँ जहाँ सरकार है, लेकिन अभी वहाँ पे उन्हीं का सरकार है। देखिए, हर सरकारें कहीं ना कहीं पिटारा खोलती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। वो उसका नतीजा है कि लोग वहाँ बेरोजगार हैं। अब अगर रोजगार की व्यवस्था होती, नौकरियां होती, आज देखिएगा हर स्कूलों में जहाँ 500 शिक्षक है, वहाँ 500 विद्यार्थी हैं, वहाँ एक शिक्षक है। आप बताइए कि 500 विद्यार्थियों के बीच एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा? और उसमें भी शिक्षकों की ये जिम्मेवारी है कि आपको इलेक्शन ड्यूटी में काम करना है, आपको मध्याह्न भोजन पे काम करना है, हर तरीके का काम उनको दे करके, उनको बोझ दे करके शिक्षा से दूर कर दिया गया है। तो ये मजबूरी है कि शिक्षक को
ये जरूरत है कि शिक्षक को उन सब कामों से दूर रखा जाए ताकि बेहतर शिक्षा वो दे सके। तो शिक्षा भी नहीं है। अच्छा, अभी तक में बेहतर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन? जी बेहतर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? देखिए, अगर आप देखा जाए तो बेहतर अभी तक मुझे लगता है कि अभी आप देख लीजिए कि हेमंत सोरेन जी भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासियों के कल्याण और हक की बात नहीं हो रही है, तो हम बेहतर नहीं कह सकते इसको। अभी तक कोई नहीं बना। ऐसा हमको नहीं दिखा अभी तक। अच्छा, आजाद हिंद फौज जो आजाद समाज जो पार्टी है, जी उसमें आपको क्या दिखा जो आप उस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई चंद्रशेखर आजाद, आज देश में अगर आप देखिएगा कि 543 सांसद है, 543 सांसदों में अकेला वो सांसद है जो आज एसटी एससी ओबीसी के हक की बात कर रहा है। आपने पहले दिन जब वो संघर्ष करके जब वो लोकसभा में पहुंचे तो जब उनका आपने भाषण देखा होगा, उन्होंने एक भाषण में वहाँ के आदिवासी एसटी एससी ओबीसी के साथ साथ देश के महिलाएं, देश के युवा, देश के सैनिक, देश के जो बेरोजगार है, उन पे उन्होंने मुखरता के साथ बात रखा और उनके हक अधिकार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा और जंग छेड़ा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोगों के साथ इसी तरीके से अन्याय और अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ाद भारत में भी अगर हमारे लोग बेरोजगार हैं और आज़ाद भारत में भी अगर वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ने आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस देश का राजनीतिक माहौल भी बदला है। तो उन्होंने माहौल बदला है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने सबके हक की बात किया है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको मौका दिया है। हमारी आज़ाद समाज पार्टी के जो सोच है, कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो विचारधारक थे, जो उनके विचारों पर ये पार्टी बनी, मान्यवर कांशीराम, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और उन्होंने डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में जहाँ पर जनरल सीट है, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पे हमको सीट दिया। तो ये उन्होंने कहा, जो कहा है वो किया है, जो पार्टी का संकल्प है वो किया है। जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज तक आज़ादी के 78 साल बाद भी आदिवासी को टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि लोग जानते हैं कि ये आदिवासी यहाँ पर बहुसंख्यक है। अगर ये जिस दिन जग जाएगा, राजनीतिक रूप से अगर साक्षर हो जाएगा, राजनीतिक रूप से अगर सचेत हो जाएगा, तो ये समाज में परिवर्तन करेगा और समाज को आगे लेके चला जाएगा। इसलिए हमारे लोगों को वो लोग राजनीतिक में जगह नहीं देते थे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी में बात किया और हमें मौका भी दिया। अच्छा, भंडरिया विधानसभा से आप चुनाव जीत के जाते हैं, तो भंडरिया विधानसभा के क्षेत्रों के लिए कौन से प्रमुख मुद्दा होगा जो सदन में उठाएंगे? देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में ऐसे जगह है जहां पर 40 वर्षों से आज तक सड़क नहीं है। और आप जानते हैं कि किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का मेन अगर विकास का अगर रास्ता है तो वह है सड़क। जब तक आप उस सड़क को, गांव के सड़क को शहर से नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ के लोग विकास। हम आज भी ऐसे अपने क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आज भी लोग खटिए पे बांध करके और कंधे पे उठा करके मरीज को लेके जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है ना। आज़ादी के 75-78 साल हो गए और आज भी हमारे लोग वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। अच्छा, ऐसा इल्जाम लगा कि आप राहुल गांधी को काफी पीछे ले जा रहे हैं। देखिए, हम वो बड़े नेता हैं, पीछे हम उनको नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन एक जो हमारा सोच है, जो युवा सोच है, युवा सोच हमेशा चाहता है कि हमारा जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए। और वो हमारे चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि दबे कुचले आवाज़ को अगर आपको आगे ले जाना है तो आपको सत्ता में आना होगा, और जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। हमारा संविधान कितना हो मजबूत है, लेकिन सत्ता में अगर ऐसे लोग नहीं जाएंगे कि संविधान के हर नियम कानून को सही तरीके से अमली जामा पहनाए, तब तक समाज में विकास संभव नहीं है। आपको क्या लगता है बीजेपी संविधान बदल रही है? देखिए, बहुत से ऐसे कानून लाए गए, आपने देखा होगा कृषि कानून हो गया है ना, या फिर ST SC आरक्षण पे अभी क्रीमी लेयर बताया गया। तो आखिर ये क्या है? ST SC के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। तो संविधान में आरक्षण जो निहित है वो बाबा साहब ने दिया है। अगर आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना कि आरक्षण बदल रहे हैं या संविधान बदलने की कोशिश है। और उनका नारा भी था, है ना, कि अब की बार 400 पार। तो वो संविधान बदलने की नारा थे कि 400 पार हो जाएंगे, सत्ता में बोलने वाला कोई नहीं होगा, विपक्ष में कोई नहीं होगा, तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन आज वही गुरूर आज देख रहे हैं ना। 300। राहुल गांधी विपक्ष के मजबूत नेता है जी, राहुल गांधी विपक्ष के मजबूत नेता है। देखिए, मजबूत नेता तब कहा जा सकता है जब अगर कोई विपक्ष का नेता, है ना, पक्ष का नेता अगर विपक्ष के खिलाफ अगर कुछ बोल रहा है तो उसको मुखरता से उठाए,
तभी वो विपक्ष का मजबूत। लेकिन आपने देखा होगा कि हर मुद्दों पे कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा दिया जाता है। तो आखिर उस तरीके का नेतृत्व तो नहीं है, तब तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, ये सही चीज़ें नहीं है कि उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन इस तरीके का कुछ ऐसा एक्टिविटी उनके अंदर दिख जाती है जो लोग बोलते हैं कि ये तो मजबूत नहीं कहा जा सकता है। झारखंड में एक जयराम महतो है, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जयराम महतो भी कहीं ना कहीं हक अधिकार की लड़ाई लड़ा है। देखिए, जो सही है वो है, जो लड़ा है। लेकिन अब देखिएगा कि उनकी भी पार्टी आप बीच में देखिए कि कहीं ना कहीं लगता था कि भाजपा के साथ मिलकर जा रहे हैं। अब दिल्ली में आए तो लोग वो जब साधारण वेशभूषा में रहते थे, तो जब वहाँ पे देखे कि रिबॉक का पैंट, रिबॉक का टी शर्ट, रिबॉक का चप्पल, तो लोगों ने सवाल भी कर दिया कि भाई आप तो पहले गरीब नेता थे, गरीबों की बात करते थे, आज ये सब कैसे? तो जवाब देना मुश्किल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं संदेह देता है कि आप राजनीति करते हैं तो अपने दम पे करिए, किसी पार्टी या किसी नेता के दम पे, बड़े नेता के दम पे ना करिए। आप देखिए, चुनाव वो हार गए, और चुनाव हारे तो लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि भाजपा की बी टीम थी। तो आप कैसे कहिएगा? संघर्ष करिए तो अपने दम पे करिए ना। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं वो गठबंधन या किसी तरीके से उनका। आपकी टक्कर किससे है? देखिए, हमारी टक्कर अगर वहाँ देखा जाए तो जब से हम विधानसभा में फाइट करने के लिए गए, तो उसी दिन दिख गया जब हमारी टिकट 15 दिन पहले फाइनल हुई आज़ाद समाज पार्टी के तले। तो वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, उनकी टिकट कंफर्मेशन के लिए काफ़ी समय लग गया। और टिकट मैं आपको बता दूं, जिस दिन लास्ट दिन था नॉमिनेशन का, उस दिन भाजपा की टिकट कंफर्म हो रही है, और जिस दिन लास्ट दिन के 12 बजे रात था, उस दिन कांग्रेस का टिकट कंफर्म हो रहा है। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है कि हमारे एंट्री से, हमारी दावेदारी से वहाँ के भाजपा और कांग्रेस दोनों में खलबली है। और टक्कर अगर देखा जाए तो भाजपा के पिछले 10 साल से नेता थे, वहाँ विधायक थे, लेकिन 10 साल में उन्होंने 5 काम भी नहीं गिनाया। वो मीडिया पर काफ़ी वायरल था। तो हमारा टक्कर सीधा अभी कांग्रेस से है, और कांग्रेस के साथ हमारा ज़बरदस्त टक्कर है। चलिए, अब तो वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा आपके फेवर में, अग्रिम बधाई देते हुए पूछ रहे हैं कि फेवर में अगर रिजल्ट आता है तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जनता के लिए हम यही संदेश देंगे कि आपके हक और अधिकार की बात नहीं हो रही थी, आपको जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे बात नहीं हो रही थी, और आज बात हुई है। और हम जनता के बीच, जन जन के बीच गए हैं, और जनता को हमने समझाने की कोशिश की है कि जब तक आप राजनीतिक चेतना नहीं जगाएंगे, चूंकि हमारे मान्यवर कांसी राम हमेशा राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए गांव-गांव जाते थे, साइकिल से जाते थे, और वो राजनीतिक चेतना जगाते थे कि आप राजनीतिक में आओ, सत्ता के लिए आगे बढ़ो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोग संगठित हुए हैं, और संगठित होकर के इस बार ST SC है ना, ST SC और माइनॉरिटी के लोगों ने संगठित होकर के वोटिंग भी किया है, और हम जीत दर्ज करते हैं तो ये धन्यवाद होगा। और ये आभार प्रकट करेंगे कि आज़ादी के 78 साल बाद जो इतिहास में नहीं हुआ डाल्टनगंज भंडारिया विधानसभा में, वो इस बार हुआ, और एक आदिवासी का बेटा का पहली बार टिकट मिला और पहली बार में जीत दर्ज कर रहा है। तो वो उसका श्रेय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जैसा कि आपने सुना कि झारखंड विधानसभा में उम्मीदवार थे और चुनाव हो तो गए। अब तो देखने वाली बात है कि जब मतगणना होगी, रिजल्ट किस ओर जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।